डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन लिक्विड की फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है। फ्री सरफेस किसको कहेंगे? वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में होती है उसको कहते हैं फ्री सरफेस। ड्यू टू सरफेस टेंशन फ्री सरफेस अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करती है और एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम करेंगे। मैंने कंटेनर में लिक्विड ले रखा है और उसकी फ्री सरफेस पर एल लेंथ की एक लाइन इमेजिन की। इस लाइन के दोनों तरफ के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लाइन के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। जैसे ये लाइन है तो इस तरफ के सारे मॉलिक्यूल इसको इस तरफ एफ फोर्स से पुल कर रहे हैं। सिमिलरली इधर भी एफ फोर्स से पुल कर रहे हैं। तो फोर्स एक्टिंग आइदर साइड ऑन एन इमेजिनरी लाइन, फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑन एन इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यानी सिंपली आप ध्यान रखें, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन जो होता है वो लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है, ये अप्लाइड फोर्स और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। अब मैं इसी फार्मूले से फोर्स निकालूं तो फोर्स मेरे पास आ गया सरफेस टेंशन इनटू एल। इसको कहते हैं हम फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट न्यूटन होगी। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड की सरफेस के टेंजेंशियल या उसके अलोंग एक्ट करता है। जैसे मैं साइड में से इस लिक्विड का व्यू लूं तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन की डायरेक्शन जो होती है वो लिक्विड की फ्री सरफेस के अलोंग होती है। अगर सरफेस इस तरीके से कर्व्ड हो जाए तो ये टेंजेंशियल होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स सरफेस हो। अब जो सबसे पहला फार्मूला आया है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, a match stick of length 10 centimeter is placed on a water surface of surface tension 70 dyne per centimeter. By some process, surface tension at one side is reduced to 60 dyne per centimeter for an instant. Find net force on the stick at this instant. देखिए ये स्टिक रखी हुई है वाटर की सरफेस पर, इसकी लेंथ L है तो इस तरफ फोर्स होगा F इक्वल टू TL along the surface और इस तरफ भी फोर्स होगा TL along the surface। तो इस तरफ भी TL और इस तरफ भी TL, तो नेट फोर्स स्टिक पर 0 है। लेकिन हमने किसी प्रोसीजर से एक साइड का सरफेस टेंशन रिड्यूस कर दिया। सपोज मैंने इस तरफ का सरफेस टेंशन रिड्यूस कर दिया, ये बन गया 60 डाइन पर सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने सरफेस टेंशन रिड्यूस किया तो एक तरफ है T1L फोर्स और एक तरफ है T2L फोर्स, और T2L फोर्स कम है क्योंकि उसको हमने रिड्यूस कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है एक तरफ फोर्स ज्यादा है और एक तरफ फोर्स कम है, तो ये स्टिक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी टूवर्ड्स द साइड वेयर सरफेस टेंशन इज लार्ज। जिस तरफ सरफेस टेंशन लार्ज है उस तरफ ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो लार्ज साइड का सरफेस टेंशन मैंने T1 लिया है और दूसरा T2 है, तो उस तरफ का फोर्स हो गया स्टिक पर F1। तो F1 माइनस F2, क्योंकि F1 इस तरफ है और F2 इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स इनके सब्ट्रैक्शन से हमें हासिल हो जाएगा। तो F1 हो गया T1L माइनस F2 हो गया T2L। L कॉमन लिया, T1 माइनस T2 आ गया, T1 70 माइनस 60 इंटू 10, तो मेरे पास आंसर आता है 100 डाइन। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 100 डाइन टुवर्ड्स द साइड वेयर सरफेस टेंशन इज लार्ज। तो एक इंस्टेंट के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ए थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन ए यू शेप वायर फ्रेम एंड ए लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स a weight of 1.5 into 10 की power minus 2 according to the figure. The length of the slider is 60 centimeter and its weight is negligible. The surface tension of the liquid film is। देखिए एक U शेप का वायर फ्रेम है, इसके ऊपर एक स्लाइडर रखा हुआ है, इसको पकड़ के हम सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर इसके ऊपर बन जाती है, इसको कहते हैं हम सोप सॉल्यूशन फिल्म। ध्यान रहे हमेशा
सोप सोल्यूशन फिल्म के अंदर दो फ्री सरफेस होती हैं, एक जो आपको सामने दिखाई दे रही है और एक जस्ट बैक साइड। अगर मैं इस स्लाइडर को साइड से देखूं, इसका क्रॉस सेक्शन, तो आपको ये थिकनेस ऑफ द फिल्म नजर आएगी, एक तो सामने की तरफ की सरफेस और एक जस्ट बैक साइड की सरफेस। तो ये सामने की सरफेस जो हमें दिखाई दे रही है और इसके ठीक बैक साइड की सरफेस। अब जो लिक्विड फिल्म बनी है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगी। अब ये तीन साइड तो रिजिड हैं, तो ये तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो नहीं सकती। बचा स्लाइडर, स्लाइडर स्लाइडेबल है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी, यानी सरफेस एरिया मिनिमाइज होगा तो ये स्लाइडर को ऊपर की तरफ, अगर मान लो हमने फिल्म को वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है तो ये स्लाइडर को ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगी। और इसका जो की फैक्टर है वो ये है कि फोर्स कितना लगेगा, किस फोर्स से पुल करेगी। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर मैं सामने की तरफ देखूं और स्लाइडर की लेंथ यदि L है तो टोटल फोर्स आएगा TL, लेकिन टीएल फोर्स तो सामने की तरफ है, मैंने लिख रखा है टीएल फोर्स तो सामने की तरफ है, लेकिन एक टीएल फोर्स पीछे की तरफ भी होगा। तो टोटल फोर्स जिससे सोप फिल्म इस स्लाइडर को ऊपर खींचेगी वो है 2TL। द की फैक्टर इज दैट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द स्लाइडर इज 2TL इंस्टेड ऑफ TL बिकॉज दिस फिल्म possess two free surfaces। अब ये 2TL इस स्लाइडर को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन ये कहता है इसके नीचे एक वेट सस्पेंडेड है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। स्लाइडर का वेट तो नेग्लिजिबल बताया गया। दूसरी बात ये और कहता है कि ये जो वेट है, ये जो स्लाइडर है, ये सपोर्ट करता है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर तो फोर्स है 2TL और नीचे है वेट W, लेकिन ये स्लाइडर न तो ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2TL इज इक्वल टू वेट W। तो 2TL इक्वल टू mg, तो T की वैल्यू ही mg अपॉन 2L इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर -2, नीचे हो गया 2 इंटू 60 सेंटीमीटर लेंथ है स्लाइडर की, तो ये बन गया 0.6 मीटर। सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है 1.25 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। चलिए अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड। अब एक ऑब्जेक्ट लिक्विड की सरफेस पे रखा है, तो ये कह रहे हैं कि इसको इस पे से उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए। जैसे एक स्टिक है, ये स्टिक का मैं क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं, तो इस तरफ फोर्स TL है, इस तरफ फोर्स TL है। तो जैसे स्टिक को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो लिक्विड की सरफेस भी स्टिक के साथ ऊपर उठ जाती हैं। स्टिक के साथ ऊपर उठने से अब फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन तो टेंजेंशियल होता है, तो इसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाती है। अब इस साइड TL और इस साइड भी TL फोर्स है, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, दोनों जुड़ जाते हैं और लिफ्टिंग को अपोज करते हैं और इनका साथ देता है वेट ऑफ द स्टिक। तो देखिए मिनिमम फोर्स हमें चाहिए इसको उठाने के लिए mg प्लस 2TL, और वेट के अलावा, एक्सेस मतलब वेट के अलावा जो फोर्स चाहिए दैट इज 2TL। अगर इंस्टेड ऑफ स्टिक, ये तो स्टिक थी, उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे थे हम, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टिक था ये। अगर मान लो इंस्टेड ऑफ स्टिक, अगर यहां पर एक स्क्वायर लैमिना रखा हो वाटर की सरफेस पर, उसको अगर हम उठाएं तो हमसे पूछेगा मिनिमम कितना फोर्स चाहिए। तो मुझे बताइए, स्क्वायर लैमिना साइड L है, क्या इस तरफ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन TL होगा? बिल्कुल होगा। इधर TL, इधर TL, इधर TL, इधर TL। तो जैसे ही आप लैमिना को उठाओगे ये सारे TL नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल इसकी तरह। तो सारे TL डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे और लिफ्टिंग को अपोज करेंगे। तो इन सबका सम होगा 4TL प्लस mg वेट ऑफ द लैमिना। तो मिनिमम फोर्स हमें चाहिए होगा mg प्लस 4TL। अब एक्सेस फोर्स वेट के अलावा कितना चाहिए, दैट इज 4TL। अगर इंस्टेड ऑफ लैमिना अगर ये स्क्वायर फ्रेम होता हो साइड L, तो देखिए एक साइड एक स्टिक की तरह बिहेव करती, और जैसी फ्रेम को आप लिफ्ट करते तो एक साइड पर जो फोर्स आता डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो 2TL होता। तो एक साइड पर फोर्स डाउनवर्ड 2TL, तो चार साइड पर हो गया 8TL। तो इस फ्रेम को उठाने के लिए आपको मिनिमम फोर्स चाहिए mg प्लस 8TL। तो वेट के अलावा कितना चाहिए, 8TL।
सिमिलरली एक आर रेडियस की डिस्क वाटर की सरफेस पे रखी है। अब मुझे इसको ऊपर लिफ्ट करना है, तो देखिए जैसे ही मैं इसको ऊपर लिफ्ट करूंगा तो वाटर की सरफेस उसके साथ साथ लिफ्ट हो जाती है इस तरीके से। तो देखिए जैसे ये एक यूनिट लेंथ है, तो यूनिट लेंथ पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी, तो यूनिट लेंथ पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टी है। अब यूनिट लेंथ पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टी है, तो 2 पाई आर लेंथ पूरी सरकमफेरेंस के साथ कांटेक्ट में है वाटर, तो 2 पाई आर लेंथ पर कितना फोर्स होगा, तो 2 पाई आर लेंथ पर हो जाएगा 2 पाई आर टी। तो यूनिट लेंथ पर फोर्स टी है, तो 2 पाई आर लेंथ पर फोर्स 2 पाई आर इंटू टी है। और ये तो एक्सेस फोर्स है, लेकिन अगर मुझे मिनिमम फोर्स चाहिए तो इसमें वेट ऑफ द डिस्क और ऐड हो जाएगा, तो mg प्लस 2 पाई आर टी। अच्छा, इंस्टेड ऑफ डिस्क अगर ये रिंग होती तो यही 2 पाई आर को हमें 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर ये बन जाता 4 पाई आर टी। अब हम सरफेस टेंशन के हमारी डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए कई बार ये हमारे दिमाग में आता है कि रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। ये स्फेरिकल ही क्यों होती है, ये कोनिकल, क्यूबॉइडिकल या क्यूब की तरह क्यों नहीं होती है, सिलिंड्रिकल क्यों नहीं होती? देखिए, ड्यू टू सरफेस टेंशन फ्री सरफेस ऑफ रेन ड्रॉप ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, और अगर सेम वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट्स हैं तो सबसे कम सरफेस एरिया स्फेयर का होता है, इसीलिए रेन ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल शेप अक्वायर कर लेती हैं। वन एंड ऑफ ग्लास रॉड इज हीटेड बिकम स्फेरिकल। अगर हम वन एंड ऑफ ग्लास रॉड को हीट करेंगे तो वो स्फेरिकल हो जाता है। उसके पीछे भी रीजन यही है कि जैसे ही ग्लास मेल्ट होता है, लिक्विड बनता है, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को मिनिमाइज करती है, और सबसे मिनिमम एरिया होता है स्फेयर का, इसलिए स्फेरिकल शेप अक्वायर करती है। फॉर्मेशन ऑफ लेड शॉट्स। पहले के जमाने में बंदूक के अंदर लेड की गोलियां या छर्रे बनाए जाते थे या डाले जाते थे, या कैनन के अंदर तोप के गोले बनाए जाते थे। अब वो स्फेरिकल शेप के होने जरूरी थे, तो इसके लिए लेड को मेल्ट करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट ड्रॉप करते थे, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन वो स्फेरिकल शेप अक्वायर करता था और नीचे वाटर के कंटेनर्स में गिरते ही सॉलिडिफाई हो जाता था। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सरफेस टेंशन अफेक्टेड होती है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, वीक हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी। यदि हम बॉइलिंग पॉइंट पर आ जावें तो बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन खत्म ही हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर पर भी सरफेस टेंशन जीरो होती है। इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज। देखिए इंप्योरिटीज दो तरह की, सॉल्युबल एंड लेस सॉल्युबल। सॉल्युबल इंप्योरिटीज जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को बढ़ा देती हैं, इसलिए सरफेस टेंशन को बढ़ा देती हैं। जैसे सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है। लेस सॉल्युबल इंप्योरिटीज जो होती हैं वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देती हैं। जैसे सोप या डिटर्जेंट को वाटर में मिलाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को कमजोर, वीक कर देती हैं, इसलिए यहां पर सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाती है। हॉट सूप टेस्टियर देन कोल्ड। अगर हम हॉट सूप पीते हैं तो हमें टेस्टी लगता है, क्योंकि हमारे टंग में होते हैं टेस्ट बर्ड्स। टेम्परेचर ज्यादा होने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है, तो सूप हमारे टेस्ट बर्ड्स पर एक लार्ज एरिया पर स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा जो है उसका टेस्ट महसूस होता है। जबकि अगर यही सूप कोल्ड हो तो सरफेस टेंशन लार्ज होगा, बहुत कम एरिया पर ये स्प्रेड होगा, तो हमें सेंसेशंस कम मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि हॉट सूप हमें ज्यादा टेस्टियर लगता है। फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड हैंड सोप इज यूज्ड। देखिए अगर हम नॉर्मल वाटर में अपने हैंड वॉश करें या क्लोथ्स को वॉश करें तो वो साफ नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ के टाइनी पोर्स में ऑयली एंड ग्रीजी पार्टिकल्स होते हैं। सिमिलरली फैब्रिक के टाइनी स्पेसेस में ग्रीजी एंड ऑयली पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं और नॉर्मल वाटर वहां नहीं जा पाता, क्योंकि सरफेस टेंशन लार्ज होती है। हम सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए क्लोथ को सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट में मिलाते हैं। हाथ को वॉश करने के लिए हम सोप यूज में लेते हैं, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। नाउ द सॉल्यूशन इज एबल टू रीच द टाइनी स्पेसेस इन पोर्स और इन द टाइनी स्पेसेस ऑफ फैब्रिक्स। सोप की एक प्रॉपर्टी और होती है, ये
सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्रीजी और ऑयली पार्टिकल्स को घेर लेते हैं और इसको कहीं और दोबारा स्टिक होने से रोक देते हैं, इसी को कहते हैं हम सरफेक्टेंट। नेक्स्ट देखिए, एक फ्रेम ले रखा है, इस फ्रेम में एक थ्रेड लगा हुआ है और इस पर मैंने एक सोप सोल्यूशन फिल्म बनाई हुई है। अब मैं अगर एक साइड की फिल्म को प्रिक कर दूं, तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा थ्रेड है वो अगर हम बाकी की फिल्म की तरफ देखें तो उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी थ्रेड को बाकी के जो पार्ट की फिल्में अपनी तरफ पुल कर लेती है। इसका रीजन है सरफेस टेंशन, क्योंकि यहाँ फिल्म की फ्री सरफेस अपने एरिया को मिनिमाइज करती है और वो थ्रेड को अपने साथ पुल कर ले आती है। इसलिए अगर इस तरफ से देखोगे तो कॉनकेव नजर आएगा और इस तरफ से कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, फाइबर्स ऑफ शेविंग ब्रश स्टिक्स विद ईच अदर। अगर हम शेविंग ब्रश को पानी से बाहर निकालें तो उसके फाइबर्स आपस में स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि फाइबर्स के बीच में एक थिन ट्रांसपेरेंट वाटर लेयर बन जाती है जो कि अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करती है और फाइबर्स को खींच ले जाती है, इसलिए फाइबर्स स्टिक हो जाते हैं। चलिए अब हम अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, इसको कहते हैं हम सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है? देखिए, अगर हम किसी लिक्विड की फ्री सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट करते हैं, अगर हम किसी लिक्विड की फ्री सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो हमें फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करना होता है। ये सारा का सारा वर्क सरफेस के मॉलिक्यूल्स में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। इस वजह से सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो वेल इनसाइड मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो एडिशनल एनर्जी रखते हैं देन द मॉलिक्यूल्स वेल इनसाइड द लिक्विड, इसको कहते हैं हम सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी लाने के लिए हमें वर्क करना होगा और वर्क और सरफेस एनर्जी इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया और चेंज इन एरिया हम कह सकते हैं इसको। इसकी यूनिट होगी जूल। अब यहीं से हमारे पास सरफेस टेंशन की एक वर्किंग डेफिनेशन आती है। सरफेस टेंशन होती है सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड सरफेस टेंशन और इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर। ये फार्मूला हमें यूज में लेना है न्यूमेरिकल्स के लिए। देखिए, न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी बात आप ध्यान रखें, यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है बबल या सोप फिल्म का, तो याद रखें फिल्म हो या बबल हो, इसमें टू फ्री सरफेसेस होती हैं। तो देखिए, बबल में अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो एक फ्री सरफेस बाहर की तरफ और एक फ्री सरफेस अंदर की तरफ। तो जब भी बबल या फिल्म का नाम आए, सोप सोल्यूशन फिल्म का नाम आए, तो आपको फार्मूला तो यही यूज में लेना है, पर T इंटू टू डेल्टा ए अपर, अपर या वन साइड एरिया। देखिए, इसमें दो एरिया हैं, एक तो अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम विशेष ध्यान रखना, इन केस ऑफ सोप बबल एंड फिल्म बिकॉज दे पॉजेस टू सरफेस एरिया, इसलिए यहां पर डेल्टा ए मैंने कंसिडर किया है वन साइड एरिया। तो अगर मैं 2 लगा दूं तो दोनों साइड का एरिया आ जाएगा, वरना जल्दबाजी में हम इसको भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो ये बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात है। और रही बात ड्रॉप या सिंगल सरफेस की, वहां तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिंगल सरफेस होती है। सो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई विद 2। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, फाइंड वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ ए सोप फिल्म फ्रॉम 4 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन गिवन है 59 पर सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया 4/6 से बढ़ाकर 4/10 करना है। देखिए, फिल्म नाम आ चुका है, देखना मैं कितनी चतुराई से क्लेवरनेस से इस फार्मूले को सेट करूंगा। वर्क इक्वल टू T इंटू, देखिए सबसे पहले मैंने लगा दिया 2 इंटू डेल्टा अपर, क्योंकि फिल्म या बबल आते ही दिमाग में खलबली मच जानी चाहिए। इट पॉजेस टू फ्री सरफेसेस, इसलिए 2 लगाएं पहले। देन डेल्टा ए अपर, अपर मतलब वन साइड भी कह सकते हैं, मैं अपर बोल रहा हूं, यू कैन से वन साइड। तो एक साइड का एरिया इंटू 2 करते ही दोनों साइड का एरिया आ जाएगा। अब T इंटू 2 चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। तो 50 सरफेस टेंशन है इंटू 2, एरिया फाइनल हो गया 4 इंटू 10 40 एंड एरिया इनिशियल 4 इंटू 6 24। तो इसको सॉल्व किया तो 100 इंटू 16 ये बन गया 1600। अब सारी वैल्यूज मैंने सीजीएस सिस्टम में ली है, इसलिए एनर्जी की सीजीएस सिस्टम की यूनिट यूज में लेनी है, दैट इज अर्ग। चलिए एक अगला क्वेश्चन हम करें, फाइंड वर्क टू फॉर्म ए बबल ऑफ रेडियस आर, सरफेस टेंशन T। हमसे कह रहे हैं कि आर रेडियस का बबल बनाने में वर्क करिए।
तो देखिए फार्मूला तो वही है, T इंटू टू मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे पता है ये बबल है, तो T इंटू टू डेल्टा ए अपर, मैं अपर बोल रहा हूं, आप इसको वन साइड भी लिख सकते हैं, तो T इंटू टू डेल्टा ए अपर, तो T इंटू टू फाइनल सरफेस एरिया हो गया इसका 4 पाई आर स्क्वायर। सिंस हमने फॉर्म किया है तो इनिशियल एरिया 0, तो पहले तो था ही नहीं बबल, तो हमने बनाया है, तो इनिशियल सरफेस एरिया 0। सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 8 पाई आर स्क्वायर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्क टू डबल द रेडियस ऑफ ए ड्रॉप ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन टी। अब देखिए एक ड्रॉप है, उसकी रेडियस आर है, उसको डबल करने में वर्क पूछ रहे हैं हमसे, इसका मतलब पहले से ही एरिया था इसमें। तो देखो अब इधर W इक्वल टू टी डेल्टा ए अपर, अब इसमें मैंने 2 नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप है एंड ड्रॉप पॉजेस सिंगल सरफेस, तो T इंटू 4 पाई, डबल कर दी रेडियस तो 2r का स्क्वायर माइनस इनिशियल 4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है 12 पाई आर स्क्वायर टी। अब हम अगला कंसेप्ट स्टडी करेंगे, दैट इज एक्सेस प्रेशर। देखिए एक लिक्विड ड्रॉप ड्यू टू सरफेस टेंशन अपने फ्री सरफेस एरिया को मिनिमाइज करती है। सरफेस एरिया मिनिमाइज होगा तो रेडियस मिनिमाइज होगी, तो वॉल्यूम भी मिनिमाइज होगा। अगर ड्रॉप का वॉल्यूम मिनिमाइज हो रहा है, इसका मतलब अंदर जो लिक्विड है वो कंप्रेस हो रहा है, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि मॉलिक्यूल पास आएंगे तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो जाएगा। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर के बराबर हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो फर्दर कंप्रेशन रुक जाता है। तो जब कंप्रेशन रुक गया है तो उस कंडीशन में इनसाइड प्रेशर इज मोर देन प्रेशर आउटसाइड, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता। अब बाहर का कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ड्रॉप के भीतर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर का जो डिफरेंस है, इसको कहते हैं हम एक्सेस प्रेशर। लिक्विड ड्रॉप की बात करें तो एक्सेस प्रेशर होता है 2T बाई आर और बबल के लिए होता है 4T बाई आर, P इक्वल टू 4T बाई आर, क्योंकि बबल में 2 फ्री सरफेस होती है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज ट्वाइस दैट ऑफ अनदर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। एक में एक्सेस प्रेशर दूसरे का डबल है, तो वॉल्यूम्स का रेशियो पूछा है। अब दोनों सोप बबल हैं तो 4T कांस्टेंट हो गया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। P1 की जगह 2P2 रख दिया, तो 2 इक्वल टू R2 बटे R1, रेसिप्रोकल करेंगे तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1/2। वॉल्यूम, बबल जो है स्फेरिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम का रेशियो बनेगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। अब रेडियस का रेशियो आ ही चुका है 1/2, तो इसका क्यूब करें तो आंसर आता है 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिफरेंस ऑफ प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए सोप बबल इज 2 mm ऑफ वाटर एंड इट्स रेडियस इज 12 mm, व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन कहता है एक सोप बबल है, उसके अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस 2 mm ऑफ वाटर कॉलम। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कहता हूं h हाइट ऑफ वाटर कॉलम। तो देखिए किसी भी बबल के अंदर के और बाहर के प्रेशर का जो डिफरेंस है वो हम जानते हैं एक्सेस प्रेशर होता है। तो हमें एक्सेस प्रेशर की वैल्यू डायरेक्ट ना देकर वाटर कॉलम से कंपेयर करके दी गई। हमसे बोला गया कि जो एक्सेस प्रेशर है वो h हाइट के वाटर कॉलम के बराबर है। अब अगर किसी कंटेनर में h हाइट का वाटर फिल कर लें तो उसका प्रेशर होता है h रो जी। तो एक्सेस प्रेशर P हमें बताया गया है h रो जी के बराबर। अब एक्सेस प्रेशर फॉर बबल 4T बाई आर इक्वल टू h रो जी, तो T इक्वल टू हो जाएगा R इंटू h रो जी अपॉन 4। रेडियस ऑफ बबल है 12 mm, मैं इसको सेंटीमीटर में लेता हूं तो 1.2 सेंटीमीटर। H वाटर कॉलम की हाइट है 2 mm, तो 0.2 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम 1 ग्राम पर सीसी एंड G की वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन 4। सॉल्व करते हैं, आंसर आता है 69 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The pressure inside two soap bubbles are 1.01 atmospheric and 1.02 atmospheric. Find ratio of their volumes. आप वर्ड्स पे गौर कीजिए, ये प्रेशर दिया है, एक्सेस प्रेशर नहीं दिया। तो सबसे पहले आपको एक्सेस प्रेशर लाना है, तो आपको गिवन प्रेशर में से 1 एटमॉस्फेरिक माइनस करना है। तो फर्स्ट बबल का एक्सेस प्रेशर 1.01 पी नॉट में से 1 पी नॉट सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 0.01 पी नॉट। सिमिलरली सेकंड सोप बबल के अंदर प्रेशर है 1.02 पी नॉट, तो इसमें से 1 पी नॉट गया तो हमें मिला 0.02 पी नॉट। अब इनका रेशियो यदि हम बनाएं तो हमें रेशियो मिलेगा 1/2 विच इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो R1 अपॉन R2 हो गया 1/2। तो वॉल्यूम का रेशियो हमारे पास आ गया 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर 1/2 का होल क्यूब जो कि बन गया 1/8। तो यहां पर इनके वॉल्यूम्स का रेशियो है 1:8। अब हम अगला एक कंसेप्ट चेक करते हैं। देयर इज ए एयर बबल जस्ट बिलो वाटर सरफेस। एक एयर बबल वाटर की सरफेस के जस्ट बिलो है। देखिए हम इसको बबल बोल रहे हैं, बट ओरिजिनली ये कैविटी है। इस कैविटी में एयर भरी है, तो केवल एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में है। सो दिस बबल इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल फ्री सरफेस। सो इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला 4T/R हमें यूज में लेना है 2T/R। तो इसमें प्रेशर होगा एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सरफेस टेंशन का प्रेशर 2T/R। तो इनसाइड प्रेशर है P नॉट प्लस 2T/R, तो एक्सेस प्रेशर हो जाएगा 2T/R। तो एयर में R रेडियस की ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर और वाटर की सरफेस के जस्ट बिलो सेम रेडियस की बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर का फार्मूला सेम आता है। अगर यही बबल H डेप्थ बिलो हो तो एक प्रेशर और ऐड हो जाएगा, एंड दैट इज वाटर कॉलम प्रेशर H rho g। तो अब इसमें प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस H rho g प्लस 2T/R। An air bubble of radius 0.02 millimeter is at a depth of 25 centimeter in oil of density 0.8 gram per cc. If the surface tension of the oil is 25 into 10 की पावर -3 Newton per meter, find pressure inside the bubble. 1 atmospheric pressure 10 की पावर 5 Newton per meter square. अब बबल H डेप्थ बिलो है, तो इसमें प्रेशर होगा P नॉट प्लस H rho g प्लस 2T/R। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5 पास्कल। H की वैल्यू देखिए 25 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.25 मीटर। डेंसिटी हमें गिवन है 0.8 ग्राम पर सीसी। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। G की वैल्यू 10 प्लस 2T सरफेस टेंशन गिवन है 25 इंटू 10 की पावर -3। रेडियस गिवन है 0.02 मिलीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 की पावर 5 प्लस 0.02 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0.025 इंटू 10 की पावर 5, जो कि बन जाता है 1.045 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A water drop is divided into 8 equal droplets. Then compare difference of pressure inside and outside of big drop with the smaller droplet. हमसे कहा गया है कि बड़ी ड्रॉप के भीतर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस माने एक्सेस प्रेशर ड्रॉपलेट के एक्सेस प्रेशर से कंपेयर करो। मैं कहता हूं बड़ी ड्रॉप की रेडियस कैपिटल R है, तो उसका एक्सेस प्रेशर होगा 2T/R। B का मतलब बिग, तो एक्सेस प्रेशर इन बिगर ड्रॉप 2T/R। ड्रॉपलेट में स्मॉलर PS मतलब स्मॉल, PS इक्वल टू 2T/R। स्मॉल ड्रॉपलेट की रेडियस में स्मॉल r मान रहा हूं। अब देखिए बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉपलेट में 2T है, तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। वॉल्यूम कंजर्वेशन से बिग ड्रॉप की रेडियस स्मॉल ड्रॉप की रेडियस की n की पावर 1/3 टाइम्स होती है। n इज द नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स।
तो यहां क्वेश्चन में 8 ड्रॉपलेट्स हैं, तो n की जगह मैंने 8 लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो बिगर ड्रॉप की रेडियस स्मॉलर ड्रॉपलेट की रेडियस की डबल आ रही है। तो मैंने यहां पर बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप के एक्सेस प्रेशर का रेशियो बनाया, तो स्मॉल ड्रॉप की रेडियस बटे बिग ड्रॉप की रेडियस। तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 आ गया, यानी स्मॉलर ड्रॉप में जो एक्सेस प्रेशर है वो बिगर ड्रॉप का डबल है। इसका मतलब रेडियस जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतना कम होगा। ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन वॉल्स आर ओपन व्हाट विल हैपन। आप देख सकते हैं एक सिस्टम है, एक पाइप है, उससे 2 सोप बबल्स कनेक्टेड हैं, एक स्मॉलर है एक लार्जर है। ये कहता है कि इनके वॉल यदि ओपन कर दें, यदि वॉल खोल दिए गए तो दोनों बबल्स की एयर कांटेक्ट में आएगी। तो देखिए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एक्सेस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटी बबल है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा और फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है। तो इनमें जो एयर है वो स्मॉलर बबल से लार्जर बबल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो लार्जर बबल फर्दर एक्सपेंड होगा जबकि स्मॉलर बबल कॉन्ट्रैक्ट होगा और अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सिंपल सा आंसर है कि जितने भी छोटे बबल हैं उनकी एयर बिग बबल में शिफ्ट हो जाएगी। द बिगर बबल फर्दर एक्सपेंड्स एंड द स्मॉलर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अल्टीमेटली कोलैप्स। और इसके साथ ही हमारे एक्सेस प्रेशर के कंसेप्ट भी कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं एक अगले कंसेप्ट पे आ रहा हूं। आप देख सकते हैं 2 बबल्स हैं, एक की रेडियस R1 एक की R2 है। ये दोनों आपस में मिल गए इन वैक्यूम। ये दोनों बबल्स वैक्यूम में कोलैप्स हो गए आइसोथर्मली, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। तो हमसे पूछेंगे बताइए नए बबल की रेडियस क्या है। तो देखिए इसमें हम आइसोथर्मल कंडीशन लगाते हैं, यानी PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमें फाइनल बबल की रेडियस हासिल होती है √R1² प्लस R2²। तो जब 2 बबल्स वैक्यूम में आइसोथर्मली कोलैप्स होते हैं तो नए बबल की रेडियस आती है √R1² प्लस R2²। अगर दोनों बबल्स की रेडियस सेम हो तो इस कंडीशन में नए बबल की रेडियस होगी √2R। चलिए नेक्स्ट, if 2 bubbles are kept in contact then radius of curvature of common surface। देखिए अगर डिफरेंट रेडियस के 2 बबल्स कांटेक्ट में लाएंगे तो स्मॉलर बबल में प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लार्जर बबल। तो इनकी जो कॉमन सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगी, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है R1 R2 बटे R2 माइनस R1। So the radius of curvature of common interface is R1 R2 upon R2 minus R1। अगर दोनों की रेडियस सेम हो तो आप समझ गए हैं फाइनल बबल की या आपके कॉमन इंटरफेस की रेडियस इनफाइनाइट आ जाएगी। और इनफाइनाइट किसकी रेडियस होती है? प्लेन सरफेस की। तो यहां पर कॉमन इंटरफेस प्लेन सरफेस हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगले कंटेंट पर आते हैं और ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए होता है, यानी यहां पर सॉलिड लिक्विड पेयर जब कांटेक्ट में आते हैं तब हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट हासिल होता है। जैसे आप देख सकते हैं एक सॉलिड को मैंने एक लिक्विड में इंसर्ट किया, तो सबसे पहले हमें वो पॉइंट देखना है जहां लिक्विड की फ्री सरफेस सॉलिड के कांटेक्ट में आ रही है। आप देख सकते हैं सॉलिड और लिक्विड का तो बहुत जगह कांटेक्ट है, नहीं, हमें केवल एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना है जहां लिक्विड की फ्री सरफेस सॉलिड के साथ कांटेक्ट में हो। तो लिक्विड की फ्री सरफेस सॉलिड के साथ इस जगह कांटेक्ट में है, तो हमें इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। एक टेंजेंट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एक टेंजेंट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड अदर टेंजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड बट इनसाइड द लिक्विड। इन दोनों टेंजेंट्स में बनने वाला एंगल ही कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने पेयर लिया वाटर एंड ग्लास का।
मैंने वाटर के अंदर ग्लास की एक स्लाइड इंसर्ट करी, तो आप देख सकते हैं वाटर की सरफेस इस तरीके से कॉन्केव टाइप की हो गई है। अब एक टेंजेंट, भाई वाटर की फ्री सरफेस और ग्लास के कांटेक्ट पॉइंट से एक टेंजेंट मैं ड्रॉ करूं ऑन द फ्री सरफेस ऑफ वाटर एंड अदर टेंजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास बट इनसाइड द वाटर, तो इस केस में इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल हमारे पास आ गया है एंड दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। और आप देख सकते हैं ये एक्यूट है, यानी 90 डिग्री से कम है। तो वाटर ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 1 डिग्री होता है, और अगर प्योर वाटर और ग्लास हो तो यही नियरली 0 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट सॉलिड लिक्विड पेयर की नेचर पे डिपेंड करता है। आप इनको कैसे ही कांटेक्ट में लाइए, हमेशा सेम वैल्यू ही आएगी। देखिए, मैंने ग्लास की सरफेस पर वाटर डाला है, तो वाटर इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड होगा कि वाटर की फ्री सरफेस और ग्लास के कांटेक्ट पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड अदर टेंजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास बट इनसाइड द वाटर, तो अब भी जो एंगल ऑफ कांटेक्ट मुझे मिलेगा वो वही होगा, यानी एक्यूट होगा जो पहले आया था। ऐसे ही ग्लास की कैपिलरी में अगर मैं वाटर को डालूं, तो वाटर की जो फ्री सरफेस है उसकी शेप इस तरीके से हो जाएगी कि आपको अब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट ही मिलेगा, और जो वैल्यू आई थी पहले 8 डिग्री, वही वैल्यू आपको यहां मिलेगी। वाटर की फ्री सरफेस जो बनती है इसको कहते हैं हम मेनिस्कस। तो आप देख सकते हैं इस ग्लास कैपिलरी में वाटर का मेनिस्कस कॉन्केव टाइप का हो गया है। प्योर वाटर एंड ग्लास के केस में जो मेनिस्कस होता है वो हेमिस्फेरिकल होता है। क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा ही एक्यूट आएगा? नहीं। अगर मैं सॉलिड लिक्विड पेयर चेंज कर दूं तो हो सकता है किसी में ये ऑब्ट्यूज भी आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी के अंदर मैंने ग्लास स्लाइड को इंसर्ट किया, आप देख सकते हैं जिस जगह मरकरी और ग्लास का कांटेक्ट है वहां मरकरी की सरफेस कॉन्वेक्स टाइप की हो गई है। कॉन्वेक्स सरफेस होने की वजह से एक टेंजेंट यानी फ्री सरफेस ऑफ मरकरी पर जो टेंजेंट है वो बाहर निकल जाएगा आउटसाइड, एंड अदर टेंजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास इनसाइड द मरकरी। अब आप देख सकते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज आ रहा है और ये 135 डिग्री होता है। अगर मैं मरकरी को ग्लास की सरफेस पर डालूंगा तो मरकरी स्प्रेड नहीं होती, एक ड्रॉप बनी हुई रहती है। तो अब भी अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी फ्रॉम कॉमन कॉन्टेक्ट पॉइंट एंड अदर टेंजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास इनसाइड मरकरी, तब भी मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट 135 डिग्री ही मिलेगा। अब अगर ग्लास कैपिलरी के अंदर मरकरी डाल दूं तो मरकरी का जो मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ताकि अब भी आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज ही हासिल हो। एक सिल्वर की स्लाइड को मैंने वाटर में डाला तो यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री आता है। यहां देख सकते हैं वाटर की सरफेस एकदम प्लेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ कांटेक्ट सॉलिड लिक्विड पेयर पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली ये एक्चुअली सॉलिड और लिक्विड के बीच के अडहेसिव फोर्स, अडहेसिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो यहां पर सॉलिड और लिक्विड के बीच में लगने वाला अडहेसिव फोर्स, जैसे यहां मेरे मार्कर की इंक और बोर्ड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अडहेसिव फोर्स है। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच के लगने वाले अडहेसिव फोर्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी उस रिजल्टेंट पर डिपेंड करता है। अब हम एंगल ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उनको भी देख लें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है ऑन द रिजल्टेंट ऑफ अडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स, यानी सॉलिड लिक्विड पेयर की प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई लिक्विड सॉलिड की सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है, या मैं कहूं लिक्विड सॉलिड की सरफेस को वेट करता है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट आता है। जैसे वाटर ग्लास सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट आता है। अगर कोई लिक्विड सॉलिड की सरफेस को वेट नहीं करता तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज आता है, यानी
लिक्विड सॉलिड की सरफेस पर स्प्रेड नहीं हो रहा या उसको वेट नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास के ऊपर मरकरी स्प्रेड नहीं होती या मरकरी ग्लास को वेट नहीं करती। सिमिलरली वैक्स के ऊपर वाटर स्प्रेड नहीं होता। तो वैक्स और वाटर के लिए भी एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे कहीं वाटर प्रूफिंग करनी है तो मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट को एक्यूट से चेंज कर ऑब्ट्यूज में कन्वर्ट कर दूं। बिल्कुल, वाटर प्रूफिंग एजेंट करते ही यही है, वो एक्यूट को ऑब्ट्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो वाटर उससे स्टिक नहीं हो पाता, वाटर उस सरफेस को वेट नहीं कर पाता। तो क्या मैं ये कह सकता हूं वेटेबिलिटी ऑफ ए लिक्विड ओवर सॉलिड डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट रिजल्टेंट ऑफ एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स है। तो एक सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स तो सेम होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इंक्लाइन भी कर दूं सॉलिड को तो भी एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम ही रहेगा। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं कि एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के रिजल्टेंट पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो कैसे करता है मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसमें। ये मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें एक लिक्विड मैंने ले रखा है। ये कंटेनर की वॉल है, ये लिक्विड की सरफेस है। एक मॉलिक्यूल मैं कंसिडर कर रहा हूं जो कि सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है तथा लिक्विड की फ्री सरफेस पर बैठा है। इस मॉलिक्यूल पर सॉलिड अपनी तरफ इस पर लगाएगा एडहेसिव फोर्स और लिक्विड के अदर मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर लगाएंगे कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कंटेनर की वॉल से 45 डिग्री एंगल पर होगा। अब अगर मैं कोहेसिव फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूं FC cos 45 एंड FC sin 45, जो कि बन जाता है FC/√2। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा ऑब्ट्यूज होगा, वो डिपेंड करता है FC/√2 और एडहेसिव फोर्स FA के रिजल्टेंट पर। अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के कंपोनेंट से स्ट्रांग हुआ, उससे बड़ा हुआ, लार्ज हुआ, तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट हो जाएगा और मेनिस्कस कॉन्केव हो जाएगा। इस कंडीशन में लिक्विड सॉलिड की सरफेस को वेट करेगा। अगर कोहेसिव फोर्स का कंपोनेंट एडहेसिव फोर्स से बड़ा हो गया तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होगा और मेनिस्कस कॉन्वेक्स होगा एंड लिक्विड विल नॉट वेट सॉलिड सरफेस। अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के कंपोनेंट के बराबर हो गया तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर लेंगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो मेनिस्कस आएगा वो प्लेन आएगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा, लेकिन यहां पर लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करेगा। अब हम अगले कंटेंट की तरफ आते हैं, इसको कहते हैं हम कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन। कैपिलैरिटी में एक वर्ड आ रहा है कैपिला। कैपिला एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब है हेयर। हेयर माने बाल। तो कैपिलरी एक्शन देखने के लिए हमें एक कैपिलरी ट्यूब चाहिए, यानी बिल्कुल बहुत पतली सी ट्यूब चाहिए। इस ट्यूब को वर्टिकली हम एक लिक्विड में इंसर्ट करते हैं तो लिक्विड का लेवल इस ट्यूब में या तो राइज कर जाता है या फिर फॉल कर जाता है। तो राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लिक्विड इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है या लिक्विड सॉलिड की सरफेस को वेट करता है तो इस केस में लेवल राइज होता है। लेकिन यदि एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है या लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करता है तो इस कंडीशन में लिक्विड का लेवल बाहर के लेवल से भी नीचे चला जाएगा। तो आप ध्यान रखें, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो लेवल विल राइज, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है द लेवल विल फॉल, और अगर 90 डिग्री है नाइदर राइज नॉर फॉल। आखिर ये राइजिंग हुई क्यों? देखिए, एक कैपिलरी ट्यूब को मैंने वाटर में डिप किया। ये सपोज ग्लास कैपिलरी है, इसको वाटर में मैंने डिप किया। वाटर की सरफेस कॉन्केविकल हो गई क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है।
तो यहां पर जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन भी आएगा। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कैपिलरी को डाउनवर्ड पुल करता है, लेकिन कैपिलरी को हमने स्टैंड में लगाया हुआ है तो ये फोर्स बैलेंस हो जाता है, यानी ये कैपिलरी को पुल नहीं कर पाता। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सरफेस टेंशन की रिएक्शन को अगर हम देखें और इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है आर कॉस थीटा, ये वाटर की सरफेस को ऊपर की तरफ पुल करता है। देखिए तो सिर्फ एक पॉइंट है जो मैंने दिखा रखा है, अगर मैं देखूं तो ये पूरी ऐसे सरकमफरेंस है, ये वाटर पूरी सरकमफरेंस पर कांटेक्ट में है, तो ये एक पॉइंट पर आर कॉस थीटा है, तो हर पॉइंट पर आर कॉस थीटा की डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी। तो यूनिट लेंथ पर फोर्स है आर कॉस थीटा, तो 2 पाई आर लेंथ पर कितना होगा, 2 पाई आर कॉस थीटा। अब एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं तो आर की जगह हम टी भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई आर टी कॉस थीटा, ये पूरा फोर्स वाटर की सरफेस को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। अगर ये वाटर को ऊपर पुल करेगा तो ऑब्वियस ही बात है इसमें वाटर का वेट भी इंक्रीज होगा। एक स्टेज ऐसी आती है कि जो वाटर राइज हुआ है उसका वेट अपवर्ड पुलिंग फोर्स के बराबर हो जाता है। जैसे ही ये वेट अपवर्ड पुलिंग फोर्स के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा और इस कंडीशन में वाटर का लेवल बाहर के लेवल से ऊपर होगा और हम कहेंगे वाटर राइज कर गया। फर्दर हम मास को तोड़ दें वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में। अब सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, लेंथ या हाइट हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर एच रो जी। कुछ कटेंगे कुछ बचेंगे, अल्टीमेटली आपके पास आएगा हाइट h इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। इसको कहते हैं हम एसेंट फार्मूला फॉर कैपिलरी राइज। तो हमारे लिए एक तो ये फार्मूला और एक ये वेट वाला फार्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हाइट का जिक्र हो क्वेश्चन में तो ये फार्मूला एसेंट फार्मूला, और अगर वेट या मास का जिक्र है तो ये वाला फार्मूला। अगर मान लो वाटर की सरफेस प्लेन है तो प्लेन सरफेस के जस्ट आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो सरफेस के जस्ट बिलो भी प्रेशर पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। अगर सरफेस कॉन्वेक्स है, अगर वाटर की सरफेस कॉन्वेक्स है तो बाहर प्रेशर पी नॉट है, तो सरफेस के जस्ट बिलो प्रेशर होता है पी नॉट प्लस 2t बाई आर। सिंगल सरफेस तो प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन 2t बाई आर, तो सरफेस के जस्ट बिलो प्रेशर पी नॉट प्लस 2t बाई आर। अगर सरफेस कॉन्केव है तो सरफेस के जस्ट बिलो प्रेशर पी नॉट माइनस 2t बाई आर और आउटसाइड द सरफेस पी नॉट। अब मैंने यहां पर एक कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया वाटर में, तो आप देख सकते हैं मेनिस्कस कॉन्केव आया हुआ है, तो इसकी जस्ट बिलो प्रेशर है पी नॉट माइनस 2t बाई आर। बाहर सरफेस प्लेन है तो प्रेशर है पी नॉट और यहां भी प्रेशर है पी नॉट। लिक्विड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर को सेम रखता है। यदि प्रेशर सेम ना हो तो लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां पर लिक्विड इस आउटर रीजन से जहां प्रेशर पी नॉट है वहां से फ्लो होकर आएगा कॉन्केव मेनिस्कस के नीचे जहां पर प्रेशर डेफिशिएंसी 2t बाई आर है। लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है, तो जैसे फ्लो होके आएगा लिक्विड तो इस कैपिलरी में वाटर का लेवल राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। एक सर्टेन हाइट पर जाकर लेवल रुक जाएगा। लेवल के रुकने का मतलब है लिक्विड का फर्दर फ्लो होना बंद हो गया है। इसका मतलब है कि जो प्रेशर डेफिशिएंसी थी 2t बाई आर वो कॉम्पनसेट हो चुकी है। इसको कॉम्पनसेट किया है h हाइट के वाटर कॉलम ने, तो यहां पर डेफिशिएंसी इज इक्वल टू प्रेशर डेफिशिएंसी 2t बाई आर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h रो जी। अब ये जो कैपिटल R है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस है, इसको मैं रेडियस ऑफ कैपिलरी में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए दिस इज द सेंटर ऑफ कैपिलरी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस मेनिस्कस। तो ये कैपिटल R रेडियस ऑफ द मेनिस्कस एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी। अब आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, तो हमें cos थीटा मिलेगा r अपॉन कैपिटल R, तो कैपिटल R हो गया स्मॉल r अपॉन cos थीटा।
ये वैल्यू हम यहां लिखेंगे, तो कैपिटल आर की जगह लिखा हमने आर अपॉन कॉस थीटा, सॉल्व करेंगे तो अगेन एसेंट फार्मूला फॉर कैपिलरी राइज आ जाता है 2t cos theta upon r rho g. This is the another method to understand capillary action. It is called pressure balance method. चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं. When a capillary tube is dipped inside water, rises up to 0.02 सेंटीमीटर. कैपिलरी में वाटर 0.02 सेंटीमीटर हाइट तक राइज कर गया. If the surface tension is 72 into 10 power minus 3 Newton per meter, calculate the radius of tube. थीटा हमें दे रखा है 0 डिग्री. देखिए इस क्वेश्चन में हाइट हमें दे रखी है, तो आपको यूज में लेना है एसेंट फार्मूला. अब एसेंट फार्मूला हमने लिखा 2t cos theta upon r rho g. हमें रेडियस चाहिए ट्यूब की, तो यहां पर हम r के लिए सॉल्व करेंगे, तो 2t cos theta upon h rho g. 2 इंटू सरफेस टेंशन हमें दी है 72 इंटू 10 की पावर माइनस 3, cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन हमारे पास हाइट है 0.02 सेंटीमीटर, तो इंटू 10 की पावर माइनस 2 पे मीटर हो गया. वाटर की डेंसिटी है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 10. इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है 72 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, जिसको आप कह सकते हैं 72 मिलीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं. A capillary tube of radius r can support a liquid of weight 6.28 into 10 की power minus 4 Newton. If the surface tension of the liquid is 5 into 10 की power minus 2 Newton per meter, the radius of capillary must be, थीटा दे रखा है 0 डिग्री. इस क्वेश्चन में गौर करिए, हमें राइज हुए लिक्विड का वेट दे रखा है. तो मैंने आपसे कहा है कि जब भी मास या वेट का जिक्र आए तो अब एसेंट फार्मूला यूज में ना लेकर बेसिक फार्मूला यूज में लेंगे, 2 pi r t cos theta equals to mg. इससे आपका क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा. तो यहां पर रेडियस हो गई mg अपॉन 2 pi t cos theta. mg 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 3.14, सरफेस टेंशन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और cos 0 की वैल्यू 1. सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आता है 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, जिसको हम कह सकते हैं 2 मिलीमीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इफ ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज डिप्ड इन वाटर, द हाइट ऑफ वाटर दैट राइजेज इन इट इज h एंड इट्स मास इज m. इफ द रेडियस ऑफ कैपिलरी इज डबल्ड, द मास ऑफ वाटर दैट राइजेज इन द कैपिलरी विल बी. ये कहता है कि जब कैपिलरी को डिप किया तो वाटर की हाइट h है और राइज हुए लिक्विड का मास m है. ये कहता है कि अब कैपिलरी की रेडियस डबल करके वापस डिप करें तो राइज हुए लिक्विड का मास कितना होगा. देखिए वापस मास की बात आ रही है, तो हम वही फार्मूला यूज में लेंगे 2 pi r t cos theta equals to mg. बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो r प्रोपोर्शनल टू m. तो इसका मतलब रेडियस अगर डबल हो जाएगी तो राइज हुए लिक्विड का मास भी डबल हो जाएगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये क्वेश्चन ये कहता है 3 liquids of densities ρ1, ρ2 and ρ3 with ρ1 greater than ρ2 greater than ρ3 having same value of surface tension T rise to same height in 3 identical capillaries. The angle of contact θ1, θ2 and θ3 obeys. हमें 4 ऑप्शन गिवन. हमारे पास 3 लिक्विड है ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, इनके एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी डिफरेंट है, बट एक तो इनका सरफेस टेंशन सेम है और दूसरा आइडेंटिकल कैपिलरीज में राइज हुई हाइट भी सेम है. अब एसेंट फार्मूले को अगर हम देखें H इक्वल टू 2t cos theta अपॉन r rho g, तो हाइट सेम, सरफेस टेंशन सेम, आइडेंटिकल कैपिलरीज हैं तो रेडियस सेम, g है ही कांस्टेंट. तो यहां पर केवल 2 वेरिएबल हमारे पास बचे हैं, एक तो डेंसिटी और दूसरा एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो मैं यहां पर हमारे जो डेंसिटी है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं और बाकी सारे कांस्टेंट्स को हटा रहा हूं. तो रो प्रोपोर्शनल टू cos थीटा.
अगर रो प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है, इसका मतलब डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन हम एक बात ध्यान से समझ लें कि कॉस थीटा यदि बढ़ता है तो इसका मतलब थीटा कम हो रहा है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कम हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि यदि थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाती है, और अगर थीटा की वैल्यू कम होती जाती है तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर cos थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कम हो रही है। तो देखिए, अगर डेंसिटी ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3 है, तो थीटा का जो ऑर्डर होगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3। अब एक बात हम जानते हैं कि अगर लिक्विड राइज हो रहा है तो डेफिनेटली एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट ही होगा। तो यहां पर तीनों लिक्विड राइज ही हो रहे हैं, तो इसका मतलब चाहे एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन ये होंगे एक्यूट। इसका मतलब θ1 और θ2 और θ3 की जो वैल्यूज है या तो 0 से ज्यादा या फिर π/2 से कम होंगी, यानी एक्यूट एंगल होने चाहिए। अब ये सारी चीजें हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर θ1, θ2 एंड θ3 की वैल्यू जो है वो एक्यूट आ रही है, यानी 0 या 0 के बराबर लेकिन 90 से कम। चलिए, अब यहां पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की रिलेटेड टू कैपिलरी एक्शन, जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आती है। आप देख सकते हैं मैंने एक वाटर फिल्ड कंटेनर में 3 डिफरेंट ग्लास कैपिलरीज इंसर्ट की हुई हैं, लेकिन आप गौर से देखिए इन कैपिलरीज की रेडियस डिफरेंट आ रही हैं। तो देखिए, अगर मैं एसेंट फार्मूले की बात करूं 2t cos थीटा अपॉन r rho g, तो तीनों ही लिक्विड्स के लिए सरफेस टेंशन सेम, क्योंकि तीनों ही के लिए वाटर है, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी सेम है, रो सेम है, जी सेम है, तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी लेसर इज द रेडियस लार्जर इज द हाइट, यानी कैपिलरी जितनी थिन या पतली होगी उसमें राइज हुए लिक्विड की हाइट उतनी ही ज्यादा होगी। इसको कहते हैं हम ज़्यूरीन्स लॉ। देखिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। On dipping a capillary of radius r in water, water rises up to a height h and potential energy of water is U1. If a capillary of radius 2r is dipped in water, then potential energy is U2. Then the ratio U1 upon U2 is, यानी क्वेश्चन के अंदर जो लिक्विड राइज हो रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड यहां बात की जा रही है। देखिए, मैं कहता हूं वाटर h हाइट तक राइज कर गया, तो जो राइज लिक्विड है उसका वेट उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m1g(h1/2). सेकंड केस के अंदर मान लीजिए राइज लिक्विड का मास m2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m2g(h2/2). अब मैं रेशियो अगर यहां लूं तो g से g कट गया, तो रेशियो बन गया m1/m2 इंटू h1/h2। अब हम जानते हैं कैपिलरी राइज के अंदर हम एक रिलेशन जानते हैं कि अपवर्ड पुलिंग फोर्स 2πrt cos थीटा इज इक्वल टू वेट, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो देखिए, इस पूरी इक्वेशन में 2πt cos थीटा कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, तो r प्रोपोर्शनल टू m। अगर मान लो कैपिलरी की रेडियस डबल कर दी जाए तो राइज हुए लिक्विड का मास भी डबल हो जाएगा। तो यहां पर कैपिलरी की रेडियस डबल ही की गई है, तो अगर पहले राइज हुआ लिक्विड का मास m है तो सेकंड केस में 2m हो जाएगा। एंड ज़्यूरीन्स लॉ से रेडियस अगर डबल हो रही है तो हाइट हाफ हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी सब कट गए, हमारे पास 1 आया, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो 1:1 आएगा। अब इससे एक बात और पता चल गई, अगर सॉलिड लिक्विड पेयर सेम हो, सॉलिड लिक्विड पेयर सेम हो, तो कैपिलरीज की रेडियस कुछ भी हो, राइज हुए लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी सेम आएंगी। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, एक कैपिलरी ट्यूब है, इसमें वाटर h हाइट तक राइज हुआ है। अब इस कैपिलरी को मैंने वर्टिकल से अल्फा एंगल पर टिल्ट कर दिया, तो आप इसके अंदर गौर से देखिए, इसमें जो हाइट है मेनिस्कस की, इसमें जो हाइट है मेनिस्कस की उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर जो राइज हुआ लिक्विड है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ये लेंथ है। और वैसे आप देख लीजिए, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और जो लेंथ है वो हाइपोटेनियस है, और हम जानते हैं हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड। इसका मतलब है कि लेंथ बढ़ गई है लेकिन मेनिस्कस की हाइट सेम है। तो अगर कैपिलरी को मैंने वर्टिकल से अल्फा एंगल पर टिल्ट किया है तो अल्टरनेट एंगल ये भी अल्फा हमारे पास आएगा। अब देखिए यहां पर
आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बेस आपके पास है, हाइपोटेनस आपके पास है, तो आपको लगाना होगा cos अल्फा। तो cos अल्फा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो लेंथ हो जाएगी h अपॉन cos अल्फा। दिस इज द लेंथ ऑफ लिक्विड राइज इन द कैपिलरी इफ कैपिलरी इज इंक्लाइन फ्रॉम वर्टिकल। एक बात और, इसमें क्वेश्चन जब आप पढ़ें तो ढंग से पढ़िएगा। कई बार इस क्वेश्चन में कह देते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ मेनिस्कस, तो देखिए हाइट जो होगी वो सेम ही रहेगी, हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा लिक्विड की लेंथ पर। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑन डिपिंग वन एंड ऑफ ए कैपिलरी इन लिक्विड inclining capillary at angles 37 degree and 60 degree with the vertical, the length of liquid column found to be L1 and L2, find L1 upon L2। एक कैपिलरी को एक लिक्विड में इंसर्ट किया हुआ है, ये यूं कहता है कि अगर कैपिलरी को वर्टिकल से 37 डिग्री पर इंक्लाइन करें या फिर हम 60 डिग्री पर इंक्लाइन करें तो यहां पर राइज हुए लिक्विड की जो लेंथ है वो L1 और L2 है, तो बस अपने को ये रेशियो L1 अपॉन L2 ही बताना है। तो देखिए यहां पर हाइट ऑफ मेनिस्कस तो सेम ही रहेगी, तो L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos अल्फा, तो L1 अपॉन L2 विल बी इक्वल टू cos अल्फा 2 अपॉन cos अल्फा 1। तो cos अल्फा 2 हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos अल्फा 1 है cos 37 डिग्री, cos 60 की वैल्यू हाफ एंड cos 37 की वैल्यू 4/5, सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 5/8। अब हम अगले कंसेप्ट पर आते हैं। आप देख सकते हैं एक वाटर फिल्ड कंटेनर में एक कैपिलरी को मैंने इंसर्ट किया हुआ है। इस कैपिलरी में वाटर 8 सेंटीमीटर हाइट तक राइज किया हुआ है। अब इस कैपिलरी को मैं ब्रेक कर देता हूं और इसके बाद वापस इसको इंसर्ट करता हूं, लेकिन अब मैंने टोटल लेंथ आउटसाइड द वाटर रखी हुई है 4 सेंटीमीटर। इसी कैपिलरी में वाटर 8 सेंटीमीटर हाइट तक राइज हो रखा था, लेकिन अब मेरे पास कैपिलरी की जो लेंथ है आउटसाइड वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब कैपिलरी की जो लेंथ है वो अब इनसफिशिएंट है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट विल हैपन। तो इसमें हमारा एक नेचुरल सा एक फील आता है कि लिक्विड या वाटर विल स्पिल आउट फ्रॉम द कैपिलरी बिकॉज द लेंथ इज इनसफिशिएंट। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें जो वाटर होता है ये फुल लेंथ तक, जो भी इनसफिशिएंट लेंथ है उस पूरी इनसफिशिएंट लेंथ तक कंप्लीटली फिल हो जाता है और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस इंक्रीज हो जाता है और वो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को बैलेंस कर लेता है। यानी हमने पढ़ा था प्रेशर बैलेंस मेथड में 2T/R इक्वल्स टू H rho G, जहां कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस है। तो यहां पर T rho G कांस्टेंट है, तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होता है तो हमें रिक्वायर्ड हाइट कम हो जाती है। तो इसका आंसर हम देंगे इन केस ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ लिक्विड फिल्स अप टू फुल लेंथ बट नेवर स्पिल्स आउट because the radius of curvature increases and balances the force of surface tension। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वेटलेसनेस। मान लीजिए ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है और इसमें वाटर एक सर्टेन हाइट तक राइज हो रखा है। अब अगर कंडीशन है वेटलेसनेस की, यानी इफेक्टिव जी 0 है, तो इस कंडीशन में जो लिक्विड है वो फुल लेंथ तक फिल हो जाता है, नेवर स्पिल आउट। इसमें भी यही होता है कि लिक्विड फुल लेंथ तक फिल हो जाता है बट स्पिल आउट नहीं हो पाता। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस इंक्रीज होती है और फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को बैलेंस कर लेती है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वेटलेसनेस के, जैसे फ्री फॉल। मान लीजिए एपरेटस को आपने एक फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में रख दिया है, तो उस कंडीशन में फुल लेंथ तक लिक्विड भर जाएगा इन द कैपिलरी। ऐसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी वेटलेसनेस है, तो वहां अगर ये एपरेटस रख दिया जाए तो वहां पर भी लिक्विड फुल लेंथ तक फिल होगा बट स्पिल आउट नहीं होगा। नेक्स्ट केस, यहां पर मैंने क्या किया कि 2 डिफरेंट डायमीटर्स की कैपिलरी ट्यूब्स को कनेक्ट कर दिया और इसमें वाटर फिल कर दिया। आप थोड़ी देर में देखेंगे जो नैरोअर लिम्ब है उसके अंदर वाटर का लेवल ब्रॉडर लिम्ब के कंपैरिजन में थोड़ा हाइट पर होगा, यानी दोनों आर्म्स के अंदर एक लेवल डिफरेंस आ जाएगा। ये एक्चुअली ज़्यूरिन्स लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है। अब हमसे लेवल डिफरेंस पूछा जाएगा, तो लेवल डिफरेंस अगर पूछे तो वही फार्मूले हमारे पास है, सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 2T cos theta upon rho G into 1/R1 - 1/R2।
इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया है। डायमीटर ऑफ टू लिम्स ऑफ ए यू ट्यूब आर 2 मिलीमीटर एंड 5 मिलीमीटर एंड सरफेस टेंशन इज 79 per centimeter. If water density is 1000 kilogram per meter cube and g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थीटा 0 डिग्री, then water level difference in both tubes. ग्लास की यू शेप ट्यूब है जिसके डायमीटर दे रखे हैं लिम्स के 2 mm एंड 5 mm, उसमें वाटर डाल दिया। अब हमसे पूछ रहे व्हाट इज द लेवल डिफरेंस। तो देखिए यहां पर लेवल डिफरेंस का फार्मूला है 2t cos थीटा अपॉन रो जी, 1/r1 माइनस 1/r2। 2t सरफेस टेंशन 79 पर सेंटीमीटर, cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम 1 ग्राम पर सीसी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीजीएस सिस्टम में 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 अपॉन, देखिए ध्यान रखिए यहां हमें डायमीटर गिवन है, हमें चाहिए रेडियस, तो यहां पर 2 mm डायमीटर है तो 0.2 सेंटीमीटर हो गया डायमीटर, बाई 2 करते ही ये रेडियस में बदल गया, माइनस 1 अपॉन 5 मिलीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो डायमीटर रेडियस में बदल गया है। फर्दर हम इसको सॉल्व करें, ये 2 दोनों में से कॉमन निकल के ऊपर आ जाएगा, तो 14 अपॉन 100 इंटू 2, यहां पर 1 अपॉन 0.2 माइनस 1 अपॉन 0.5, एलसीएम लेते हैं तो सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 28 अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 1, फर्दर सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 0.84 सेंटीमीटर, तो लेवल डिफरेंस हो जाएगा 0.84 सेंटीमीटर। चलिए अब हम एक और बात कर लें, यहां पर मैक्सिमम हाइट अप टू विच वाटर कैन बी फिल्ड विदाउट लीकिंग इन ए बीकर विच हैव ए होल ऑफ डायमीटर आर एट इट्स बॉटम। हमारे पास एक बीकर है, बीकर के बेस पर एक होल है रेडियस आर का। क्वेश्चन ये कहता है कि कितनी हाइट तक हम इसमें वाटर फिल कर दें कि वहां से वाटर लीक आउट ना हो, तो उसके लिए भी हमारा आंसर यही है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। सेम फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। इसी क्वेश्चन को पूछने का एक मेथड और है कि बीकर को सीधे सीधे कितनी डेप्थ तक वाटर के अंदर डुबो दिया जाए ताकि वाटर इसके अंदर एंटर ना करे। तो अप टू व्हाट मैक्सिमम डेप्थ बीकर कैन बी डिप्ड इन वाटर सो दैट वाटर डज नॉट एंटर इन द होल, तो उसका भी फार्मूला यही है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। और इसके साथ ही हमारे कैपिलरी एक्शन के कंसेप्ट यहां पर खत्म होते हैं और हमारे पास और भी कई डेली लाइफ के एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल्स हैं सर कैपिलरी एक्शन के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ऑयल लैंप है, दिया है, तो दिया के अंदर आपने देखा होगा एक कॉटन की बत्ती होती है जिसको हम विक बोलते हैं। कॉटन की बत्ती को जब ऑयल में डालते हैं तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऑयल उसमें राइज हो जाता है और जब हम उसको लाइट अप करते हैं तो ऑयल बर्न होता है। ऐसे ही लैंटर्न्स होती हैं, लालटेन, तो लालटेन में भी कॉटन की विक होती है। कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। जब उसको कैरोसिन में डुबोते हैं तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन कैरोसिन राइज हो जाता है और फिर बर्न होता है। सिमिलरली आपने कैंडल में देखा होगा थ्रेड होता है कॉटन का, तो जैसे कैंडल को लाइट अप करते हैं तो यहां पर वैक्स मेल्ट होकर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन थ्रेड में राइज हो जाता है। ऐसे अगर मान लो हम टॉवल के वन एंड को वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे तो टॉवल एक सर्टेन हाइट तक वेट हो जाता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। आपने देखा होगा दरवाजों के नीचे अगर गीलापन है तो उसमें डैम्पनेस एक सर्टेन हाइट तक राइज कर जाता है, अगेन इट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। इसी तरीके से पुराने समय में हमारे पास फाउंटेन पेन हुआ करते थे, उसको इंक में डुबोते थे उसकी निब को, तो उसमें इंक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन राइज हो जाता था, फिर हम उससे लिख लेते थे। ये हमारी डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स थे। तो कैपिलरी एक्शन यहां पर कंप्लीट होता है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और हम यहां बात करें, देखिए न्यूज़पेपर या कोई भी एक पेपर लें, उसके ऊपर एक स्टील नीडल रखें और उसको जेंटली प्लेस कर दें ओवर वाटर सरफेस। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो न्यूज़पेपर है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके हैवी हो जाता है और सिंक हो जाता है, बट द स्टील नीडल इज स्टिल फ्लोटिंग। अब ये बड़े सोचने वाली बात है, स्टील की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बहुत ज्यादा होती है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो उसमें सिंक होगा, बट यहां तो नीडल फ्लोट हो रही है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए
जिस जगह नीडल वाटर की सरफेस पे रखी होती है, वाटर की सरफेस स्लाइटली डिप्रेस हो जाती है, दब जाती है। तो वाटर की सरफेस हल्की सी डिप्रेस हो जाती है। मैंने यहां इस डायग्राम में इसको दिखा रखा है। ये मैंने लिया हुआ है नीडल का क्रॉस सेक्शन। ये इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। वी आर ऑब्जर्विंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नीडल। इस तरीके से नीडल रखी हुई है। तो जिस जगह पर नीडल रखी है आप देख सकते हैं ये वाटर की सरफेस यूं हो गई है कॉन्वेक्स टाइप की। सिमिलरली इधर भी जो वाटर की सरफेस है वो हो गई है कॉन्वेक्स टाइप की। अब फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टेंजेंशियल एक्ट करता है। अभी देखिए ये नीडल का क्रॉस सेक्शन है और मेरी फिंगर्स जो यहां पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है टीएल। तो ये जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है ये कॉन्वेक्स सरफेस के हमारे टेंजेंशियल हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स हो जाएगी। अब हॉरिजॉन से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। नाउ द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कैन बी रिजॉल्व इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट तो हो गया टीएल कॉस थीटा, एक कंपोनेंट टीएल साइन थीटा जो कि वर्टिकली अप हो जाता है। सिमिलरली इस साइड पर भी टीएल को कंपोनेंट्स में तोड़े तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टीएल कॉस थीटा, वर्टिकल टीएल साइन थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टीएल कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाते हैं और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं टीएल साइन थीटा ये ऐड अप हो जाते हैं और नीडल के वेट को बैलेंस कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नीडल जिस जगह रखी होती है सरफेस स्लाइटली डिप्रेस होती है तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन आउटवर्ड्स हो जाता है। उसको जब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होते हैं और नीडल के वेट को बैलेंस करते हैं। तो यहां पर नीडल की फ्लोटिंग में बॉयांसी नहीं, यहां पर रोल प्ले कर रहा है सरफेस टेंशन। ऐसे ही अगर वाटर फील्ड कंटेनर्स हो या मैं कहूं कि मान लो कहीं पर पॉन्ड है, कोई गड्ढा है पानी से भरा हुआ, तो उसके ऊपर आप गौर से देखिएगा इंसेक्ट्स बैठे हुए रहते हैं। इंसेक्ट उसमें सिंक क्यों नहीं हो रहे, उसका रीजन भी यही है। सेम नीडल वाला केस जो है इंसेक्ट में भी अप्लाई होता है। तो इंसेक्ट को फ्लोट कराने के पीछे भी जो रीजन है वो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन होता है। तो इसके साथ ही हमारा सरफेस टेंशन का जो कंटेंट है वो यहां पर कंप्लीट होता है।